हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का यहाँ पे डे 40 लेके आई हूँ, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट सेशन होने वाला है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कंटेंट यहाँ पे डिस्कस किया। और आज का ये सेशन आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि हम एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूटन्स के जो लॉ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जामिनर इन दोनों टॉपिक को मर्ज करके किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वैसे तो देखें तो ये क्लास 9th के एनसीईआरटी का है, बट 2023 में इसका भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बॉडी मूवमेंट और सोलर सिस्टम, ये टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, जिनमें इन सभी टॉपिक को कवर करने के बाद हम इन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अब साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज ये देखी है तो आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लगी और इससे आप लोगों को कितना हेल्प हुआ। अब चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और इन सभी क्लासेस का जो लिंक है मैंने आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट फॉर्म में लगा दिया है, पिन फॉर्म में। आपको इसके पहले की सारी क्लासेस यहाँ पे सिस्टमैटिकली मिल जाएंगी। अब देखिए एक एक करके हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहले न्यूटन्स के लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यूटन्स के अगर हम लॉ देखें तो टोटल हमें 3 अलग अलग लॉ यहाँ पे पढ़ने होते हैं। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, आराम अवस्था में है, तो रेस्ट पे रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी कि अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करेगा। और ये कब आपको देखने को मिलेगा? ये आपको तब देखने को मिलेगा जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो न्यूटन का जो पहला वाला लॉ है वो ये बोलता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी बाहरी दबाव नहीं लगाते तो चलती हुई चीज चलती रहेगी, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे अगर हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखें, और यही कॉन्सेप्ट आपका इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि ये बॉडी की प्रॉपर्टी है कि चलती हुई चीज चलती रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और रुकी हुई चीज रुकी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सिंपल सी बात है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ये जो फोर्स है वो यहाँ पे जीरो कह रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। बट अब न्यूटन का जब सेकेंड लॉ आया तो ये क्वेश्चन आया कि अगर फोर्स लगेगा तो वो कितना लगेगा। फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज है उस हिसाब से आपका फोर्स लगेगा। अब आप कहेंगे कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपका P सिंबल से डिनोट किया जाता है, और मोमेंटम का सिंबल, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mv होता है। अब आगे के कॉन्सेप्ट में इसको किस तरीके से यूज किया जाएगा अभी हम वो देखेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनकी बातें लिखें तो इन्होंने क्या कहा कि ये आपका dp/dt के बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि क्या ये डेरिवेशन हमें करना जरूरी है? सिंपल सा इसका फॉर्मूले तक अगर हम ले जाना चाहें तो देखिए अगर मैं इसमें यहाँ पे P की वैल्यू रख दूं, P की वैल्यू क्या है? m इंटू वी बाई डी टी अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो देखिए ये जो m है, मास जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा dv बाई डी टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम k कांस्टेंट लेके आते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो जो फोर्स होगा वो उसके मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये कॉन्सेप्ट हमारा कहां से आया है कि फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको ये फॉर्मूला यहां पे याद रखना है। साथ ही साथ न्यूटन का अगर हम थर्ड लॉ देखें, न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी आप अगर एक्शन करते हो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप एक बॉल को दीवार में थ्रो करते हो तो बॉल जो है वो दीवार से फिर से हिट होके बाउंस बैक होके आएगी। तो इस तरीके से 3 चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट को यहाँ कैसे लिंक करते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अब अगला कॉन्सेप्ट है जो कि है एनर्जी का। और एनर्जी 2 तरीके की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कब आती है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है,
यानी कि गति में है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है वो होता है आपका हाफ mv²। अब देखिए इस बार के पेपर में ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे बोला गया था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इनके बीच में हम रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो मोमेंटम है इसका क्या फॉर्मूला है, m इंटू वी। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की इस इक्वेशन में मैं करूंगी क्या, क्योंकि मुझे क्या करना है, mv बनाना है, और mv ये बन नहीं सकता क्योंकि v² है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, m² बना दूंगी, ताकि मैं क्या लिखूं, m² v² अगर ये बन जाएगा तो मैं p² लिखूंगी। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, डिवाइड भी कर रही हूँ। अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे m² v² और नीचे m तो आया। अब देखिए m² v² यहाँ पे आया, और m इंटू वी की वैल्यू क्या है, p। तो अगर m इंटू वी की वैल्यू है p, तो m² v² की वैल्यू क्या होगी, p²। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया p²/2m, यही उस क्वेश्चन का आंसर था। तो आपको इस तरीके से फॉर्मूलों को लिंक करना आना चाहिए कि जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है, गति की वजह से होती है, और इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे हाफ mv²। इसके अलावा देखिए, अब अगर हम दूसरे टाइप की एनर्जी की बात करें जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या तो पोजीशन के चेंज होने की वजह से आती है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने खींच दिया या फिर स्प्रिंग को आपने दबा दिया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, या फिर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे कि आप हाइट में जा रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी लगती है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है जी फैक्टर पे। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का mgh, यानी कि यहाँ पे मास, ग्रेविटी, जी ये जो है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू या तो आप 9.8 लेंगे या 10 लेंगे जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और ये हाइट का फैक्टर है। अब जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, देखिए जब आप ग्रेविटी की तरफ जाएंगे, यानी कि बॉल अगर नीचे की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव, अगर आप अगेंस्ट यानी कि ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। देखिए ये क्वेश्चन आपका इसी बार का क्वेश्चन है, और इसी टॉपिक से आपका 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए स्प्रिंग के कुछ सिचुएशन होती हैं। अब सबसे पहली सिचुएशन है जिसमें मैंने स्प्रिंग को क्या किया, नॉर्मल रखा। यह आपका एक नॉर्मल स्प्रिंग है, ये आपका एक ऐसा स्प्रिंग है जिसको मैंने खींच के स्ट्रेच कर दिया, और फिर से ये एक नॉर्मल स्प्रिंग है। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या क्या होगी। तो देखिए नॉर्मल केस में जब आपने इसको ना खींचा है ना इसे दबाया है, तो इन दोनों केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, क्यों, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। और इसके अलावा अगर आप इसे स्ट्रेच या कंप्रेस करें तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ kx²। अब आप कहेंगे कि ये k क्या है, ये x क्या है। ये जो x है ये बताता है कि आपने कितना इसे स्ट्रेच किया है या कितना इसे कंप्रेस किया है, और k जो होता है ये आपका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। और आपके एग्जामिनर द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि अगर एक स्प्रिंग है जिसको हम यहाँ पे कंप्रेस भी नहीं कर रहे, यहाँ पे हम उसे यहाँ पे ना कंप्रेस कर रहे हैं ना ही उसे रिलैक्स कर रहे हैं, हम उसे नॉर्मल पोजीशन में रख रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने कहा कि हम एटम एंड मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे बॉडी मूवमेंट, और उसके बाद यहाँ पे द सोलर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे हम एटम्स की बात करें, परमाणु की बात करें, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो चीज़ें पढ़नी है। अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो एक एटम देखने में कैसा लगता है, एक एटम देखने में यहाँ पे आपको बीच में एक न्यूक्लियस दिखाई देगा और उसके अराउंड इस तरीके से शेल्स होते हैं। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के एटम की बात कर रही हूँ, तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना। और अगर हम यहाँ पे बेसिकली इन शेल्स की बात करें तो इन शेल्स में आपके यहाँ पे क्या होते हैं, इन जगह पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
और किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिपेंड करेगा एक फॉर्मूले से 2n² से। तो देखिए पहले वाले शेल में यहाँ पे n होगा 1, तो इसमें होंगे आपके फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस चलता रहता है। अब इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आपका न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो भी फिक्स ऑर्बिट में, बट ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक बात करें कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा उसके, और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और ये कंडीशन आपकी कब लगेगी, जब एक न्यूट्रल एलिमेंट होगा, यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। और अगर कोई चार्ज हो तो यहाँ पे अगर कोई मान लो चार्ज वाला केस है, तो चार्ज वाले केस में एटॉमिक नंबर जो होगा वो सिर्फ आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो चार्ज केस का किस तरीके से हम निकालेंगे अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है यानी कि ए, वो किसके बराबर होता है, P + n के। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दे रखी है कि एक एलिमेंट है जो कि है x, और x के ऊपर जो चार्ज है वो है आपका 3+। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 एलिमेंट ले रही हूँ, एक ले रही हूँ सोडियम और एक ले रही हूँ क्लोरीन। तो देखिए सोडियम और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। और अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, यानी कि इन्हें अलग अलग शेल में डालूं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 8 कितने हो गए, 10, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो यहाँ पे 2 या फिर 28 या 288 इस कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि ये जो एक्स एलिमेंट है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। साथ ही साथ अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, और इसमें अगर हम यहाँ पे शेल में फिल करें तो 2 8 और 7। अब देखिए अगर ये 2 8 7 को हम देखें तो ये किसके पास है, 2 8 8 के पास है। तो यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें माइनस का चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि ये जो एलिमेंट है ये क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहा होगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। मैं कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने की थोड़ी कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 20। अब देखिए CTET आपका 6 to 8 लेवल का पेपर है, पर कम से कम आप जो 20 तक के एटॉमिक नंबर हैं उनको आप याद करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि 13 एटॉमिक नंबर जो होता है ये आपका एल्यूमिनियम का होता है। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो एटॉमिक नंबर होता है वे आपका किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये एक तरीके से फॉर्मूला भी है, इसको आप लिख सकते हैं। तो इसमें सीधा सीधा हम जो प्रोटॉन है वो कितना बताएंगे, सीधा सीधा हम 13 बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। अब एक चीज और आपको गौर करनी है कि अगर एलिमेंट न्यूट्रल होता है, ये देखिए ये तो नॉर्मल केस है कि एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज वाला हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज वाला हो, चाहे वो न्यूट्रल हो। तो ये तो एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और अगर एलिमेंट न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो उस केस में ये जो एटॉमिक नंबर होता है जिसे आप Z से भी नाम से जानते हैं, ये आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब देखिए एक ऑप्शन ऐसा दिया था जिसमें प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को भी 13 दिया था, बट मैंने क्या कहा कि ये केस यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर कब आएगा, जब न्यूट्रल का केस होगा। पर आप कहेंगे ये तो न्यूट्रल का केस नहीं है। अब ये न्यूट्रल का केस नहीं है तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है
उसमें अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉस कर रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए? 10। अगर इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ये गेन करता, तो आप क्या लगाते हैं? यहाँ पे प्लस का साइन लगाते। तो इस तरीके से पता होना चाहिए। और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो आप सीधा सीधा आंसर लिखते कि इसके प्रोटॉन भी 13 है और इलेक्ट्रॉन भी 13 है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रल केसेस में यहाँ पे अगर कोई चार्ज ना हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 13 ये भी 13। पर अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया कि सोडियम लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर ये लूज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने हम माइनस करके इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर -2 होता तो मैं यहाँ पे +2 कर देती, क्योंकि वो गेन कर रहा है। इस केस में ये गेन कर रहा था। अब मुझे यहाँ पे निकालने न्यूट्रॉन, और इसके लिए आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, A = P + N। और व्हाट इज A? A होता है आपका एटॉमिक मास। A क्या होता है? एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास कितना है? तो आप कहेंगे 27 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पता चले हमें? 13 पता चले। और अगर आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 27 में से आप 13 को माइनस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से एक ये कॉन्सेप्ट भी आप सीख के जाना। शॉर्ट में अगर आप लिखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब इसके अलावा अब मैं आगे बढ़ती हूँ और जो बॉडी मूवमेंट है इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए बॉडी मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है? सबसे पहले तो जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी कि जब ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जब ये रिलैक्स करती हैं, तो इनकी वजह से बॉडी में मूवमेंट होता है। साथ ही साथ जो हमारे बोन्स होते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, वे आपको पता है कि वो फिक्स होती हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। पर हड्डियों में भी कई जगह ऐसे होती हैं जहाँ पे होती है जॉइंट्स। अब इन जॉइंट्स से वहाँ पर मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर आप मेरे हाथ को देख पा रहे हैं तो मेरा हाथ इस जगह से कभी मूव नहीं कर पाएगा, पर मेरा हाथ इस जगह से मूव कर पाएगा, मेरी कलाई इस तरीके से घूम पाएगी। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके नाम में ही एक शब्द छुपा हुआ है बॉल और एक छुपा हुआ है सॉकेट। अब देखिए सॉकेट में आप क्या करते हो? चार्जर को इंसर्ट करते हो, चार्जर को लगाते हो, आपका फोन क्या होता है? चार्ज होता है। वैसे ही सॉकेट है आपका शोल्डर, यानी कि ये कंधा आपका क्या है? सॉकेट की तरह काम कर रहा है। और उसके अंदर हमने क्या किया है? एक बॉल को फिट किया है। और साथ ही साथ ये जो सॉकेट है, जैसे आपके चार्जर में जहाँ पे आप प्लग लगाते हो वो जगह खाली होती है, तभी तो वो प्लग अंदर जाता है। तो वैसे ही ये जो शोल्डर है आपका, ये शोल्डर है यानी कि कंधा है, ये क्या है? एक हॉलो कैविटी, एक खाली गड्ढा है जिसके अंदर एक बॉल जा रही है और वो बॉल पूरी तरीके से घूम सकती है। तो इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रखा गया है इसका नाम। जो आपकी आर्म्स है, जो आपके पूरा हाथ है, या आपका इसका जो एंड पार्ट है यहाँ वाला, ये आपका बॉल की तरह काम करेगा। और जो आपका कंधा है वो आपका इस तरीके से सॉकेट की तरह काम करेगा। सॉकेट अंदर से पूरा खाली है, बॉल जाएगा इसके अंदर और इस तरीके से पूरी तरीके से घूम पाएगा। और ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? शोल्डर पे। शोल्डर को मैं पूरा 360 डिग्री घुमा सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है? ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रखता है। ये आपका मल्टीपल मूवमेंट दिखा सकता है। आपके हिप जॉइंट जो होंगे ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे दिखाते हैं। अब इसके अलावा अगला यहाँ पे है पिवोटल जॉइंट। अब देखिए पिवोटल जॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फिक्स बोन होती है जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल बोन जो होती है वो जाती है, और वो क्या करती है? वो आपका इधर मूव कर सकती है, इधर मूव कर सकती है, आगे मूव कर सकती है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकती है, राइट लेफ्ट मूव कर सकती है। जैसे कि आपका नेक, आपका नेक क्या कर सकता है? इधर जा सकता है, लेफ्ट और राइट जा सकता है, अप एंड डाउन जा सकता है, पर पूरी तरीके से पीछे नहीं जा सकता। पूरी तरीके से पीछे क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एक हड्डी है जो कि उसको यहाँ पे फिक्स करे हुए है। यानी कि ये जो आपका सिलेंड्रिकल बोन है, ये जो पिवोटल बोन होता है, इसमें ये सिलेंड्रिकल होता है। और ये जो सिलेंड्रिकल बोन है ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है। इसके अलावा अगला जो बोन है वो है आपका हाइंड जॉइंट। अब देखिए हाइंड जॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपके दरवाजे की तरह होता है, जिसमें एक ही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो सकता है, या तो आगे या पीछे।
देखिए बैक एंड फोर्थ आपकी मूवमेंट हो सकती है, जैसे कि आपके फिंगर हो गए, आपके टो हो गए यानी कि कोहनी हो गए, घुटना हो गया। ये आपके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएंगे जिसमें आपका दरवाजा जो है इसकी तरह आप इमेजिन कर सकते हो। इसके अलावा अगला है यहाँ पे जो है फिक्स जॉइंट। अब देखिए फिक्स जॉइंट के नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि चीजें यहाँ पे कैसे होती है, फिक्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बोन्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, जो अस्थियां होती है इन संधियों में हिल नहीं सकती। और जैसे कि आपका हेड हो गया, सर हो गया, इसके अलावा अपर जॉ हो गया, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जॉइंट्स को डिस्कस किया। अब देखिए इस चैप्टर में आपको स्केलेटन के बारे में पढ़ना है और स्केलेटन में यहाँ पे पिक्चर बना नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन में डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ जो पूरा सोलर सिस्टम चैप्टर है उसमें जो रोटेशन होती है हमारे प्लैनेट्स की, ये सब आप पिक्चर्स वाइज ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मैं इन दोनों चैप्टर को, इसके आगे वाला जो सेशन है वो मैं पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन को। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो ये बना किससे होता है, ये हमारे बोन्स से बना होता है, यानी कि हमारी हड्डियों से बना होता है। तो देखिए हड्डियों का ही पूरा क्या है, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। अब देखिए अगर हमारा पूरा ह्यूमन स्केलेटन नहीं होता तो हमारे जो अलग अलग ऑर्गन हैं, जो अलग अलग टिश्यू हैं, वो यहाँ पे क्या होते, वो यहाँ पे प्रोटेक्टिव नहीं रहते। तो यहाँ पे हमारे जितने भी बोन्स हैं ये पूरा का पूरा एक ढांचा बनाते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी को एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा का पूरा स्केलेटन है वो किससे बना होता है। एक तो यहाँ पे बोन्स से बना होता है जो कि यहाँ पे इलास्टिक नहीं होती, यानी कि ये फिक्स होती है, और यहाँ पे कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज जिसको आप सॉफ्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हमारी नोज़ की टिप में हो गया, हमारी ईयर्स में हो गया, ये आपके कार्टिलेज होते हैं। इसके अलावा देखिए एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 206 यहाँ पे बोन्स होती हैं, 206। और अगर हम एक बच्चे की बात करें, चाइल्ड की, जो कि पैदा हुआ बच्चा है यानी कि छोटा बच्चा है, उसके अंदर मतलब बर्थ के टाइम में आपको जो बोन्स दिखेंगी वो दिखेंगी 300, जो कि बाद में जॉइंट होके 206 यहाँ पे रह जाती है। अब इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे अगर हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की बात करें या फिर अगर आप यहाँ पे पूरे के पूरे स्किल वगैरह की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्कल को। तो देखिए स्कल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्कल के मेन 2 पार्ट होते हैं। ये जो मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ इन चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से नोट करिएगा। एक आपका होता है क्रेनियम, एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है ये बेसिकली ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और सामने की तरफ होते हैं हमारे फेशियल बोन्स जो कि हमारे फेस साइड में आपको दिखते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम लोग खाना खाते हुए इसमें मूवमेंट होती है, हम जब बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं तो इनमें आपकी मूवमेंट दिखाई पड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बैकबोन की, तो देखिए बैकबोन जो है पूरा का पूरा हम लोगों का, जिसको आप यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो? अब इसमें आपको क्या यहाँ पे याद रखना है, आपके एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे कि इसमें कितने बॉक्स होते हैं। इसमें 33 यहाँ पे स्मॉल बॉक्स जो है रिंग्स के फॉर्म में, वर्टिब्रा की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को एक तरीके से पोस्चर देने का काम, या फिर आप कह लीजिए पूरी बॉडी को खड़े रहने का काम करता है। बैकबोन इसीलिए इसको यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वह है आपका रिब केज। अब देखिए ये जो रिब केज होता है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पूरे चेस्ट एरिया में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चेस्ट एरिया में आपका ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो कि हम लोगों के लंग्स को, हम लोगों के हार्ट को प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखेंगे जो कि है पेल्विक बोन, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी। और अगर हम यहाँ पे पेल्विक बोन की बात करें तो देखिए पेल्विक बोन जो है एक तरफ से आप देखेंगे कि ये हमारे बैकबोन से अटैच है और एक तरफ से ये हमारे लेग्स की यानी कि पैरों की जो बोन्स होती हैं उनके साथ यहाँ पे अटैच होता है। साथ ही साथ ये जो पेल्विक बोन होते हैं ये 3 तरीके के बोन्स के यहाँ पे फ्यूजन से बने होते हैं, जैसे कि शोल्डर बोन हो गया, हिप बोन हो गया। ये कुछ टाइप के बोन्स होते हैं जो कि आपके इनके फ्यूजन से यहाँ पे ये जो पेल्विक बोन है ये बना होता है।
और इस पूरे आपके जो हॉलो पार्ट होता है, इसको यहाँ पे, इस पार्ट को हम यहाँ पे पेल्वस के नाम से जानते हैं और इसी वजह से इसे यहाँ पे पेल्विक बोन बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे स्कल के बारे में देखा कि स्कल का जो प्रोटेक्टिव एरिया है वो है क्रेनियम। इसके अलावा सामने की तरफ फेशियल बोन्स होते हैं जो कि मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जो रिब केज होता है आपका, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है हमारे चेस्ट एरिया को। इसके अलावा जो बैकबोन होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें 33 पेयर आपको दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर करेंगे कि हमारी बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वे आपकी कौन सी होती है। लॉन्गेस्ट बोन आपको बतानी है कि हमारी बॉडी में कौन सी है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर में आप लोगों को एनिमल्स के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्लर दिखेगा बट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है एनिमल, जैसे कि अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। अर्थवॉर्म जो है यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उनके शरीर में इस तरीके से लाइंस आपने देखी होंगी, इनमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कभी आपने अर्थवॉर्म को पास से देखा होगा, केचुए को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि अपने शरीर को पास लाता है फिर थोड़ा दूर लेता है, इस तरीके से मूवमेंट करता है। स्नेल की अगर हम बात करें तो स्नेल जो है एक सिंगल लॉन्ग मस्कुलर फूट को यहाँ पे यूज़ करता है, जिससे वो क्रोल करता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है। और इसके अलावा कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच के यहाँ पे जॉइंट लेग्स होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है उनके बॉडी में, जो कि उसने मूवमेंट में हेल्प करता है। बोन, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में यहाँ पे आप देखेंगे कि मूवमेंट के लिए इनके पास लिम्स होते हैं, जो कि एक तरीके से हॉलो बोन्स होते हैं, जो कि इन्हें मूव करने में हेल्प करते हैं। फिश की अगर हम बात करें तो ये आपका स्ट्रीम लाइन मूवमेंट यहाँ पे दिखाते हैं और इनकी बॉडी जो है वो स्विंग कर सकती है और इनके टेल जो है इन्हें आगे पीछे जाने में मदद करती है। स्नेक्स की अगर हम बात करें तो स्नेक जो होते हैं इनमें मसल्स और जो उनके स्केल्स होती हैं, जो उनके ऊपर स्केल्स बनी होती हैं, वो उन्हें मूवमेंट में यहाँ पे मदद करती हैं। अब देखिए आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं साथ में अब क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपका 2022 के पेपर में, जिसमें बोल रखा है आई प्रोवाइड शेप टू द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मैं मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हूँ। और यहाँ पे बोल रखा आई प्रोटेक्ट डेलिकेट पार्ट लाइक हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा, यानी कि मैं हृदय, मस्तिष्क, ऐसे जो कोमल भाग है उनको सुरक्षा प्रदान करती हूँ। तो मैं कार्टिलेज हूँ, बोन हूँ, मसल्स हूँ या स्केलेटन हूँ। तो देखिए ये है आपका स्केलेटन, जो जिसके अंदर आपके बोन्स और कार्टिलेज दोनों ही यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारी बॉडी को शेप भी देता है। और जिस तरीके से हमारा स्केलेटन होगा उसी तरीके से हमारा ढांचा होगा शरीर का, और साथ ही साथ ये हमारे डेलिकेट पार्ट को ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैंने आपको कहा था मैं सोलर सिस्टम का चैप्टर डिस्कस करूँगी और इस चैप्टर में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे थियरी देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें फेजेस ऑफ मून के बारे में बता रखा है, यानी कि जो चंद्रमा के अलग अलग प्रवास्था होती हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं और उससे संबंधित इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अलग अलग फेजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमारी पृथ्वी होती है, अर्थ है, और अर्थ के अराउंड जो मून है वो रिवॉल्व करता है, और जैसे जैसे ये सूर्य से जितना पास जाता है या जितना दूर जाता है तो वहाँ पर उसमें लाइट जो है वहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से पड़ती है, और लाइट अलग अलग तरीके से पड़ने की वजह से आपको देखने को मिलता है कि इसमें अलग अलग फेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये होता है आपका न्यू मून डे, जब आपको मून जो होगा वो विजिबल नहीं होता। तो देखिए न्यू मून डे में आपका जो मून होता है ये विजिबल नहीं होता। और न्यू मून डे आपका कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। न्यू मून डे आपको तब देखने को मिलेगा, यानी कि एक नया चंद्रमा दिन कब देखने को मिलेगा, जब ये पृथ्वी यानी कि अर्थ और सन के बीच में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये आपका है यहाँ पे फुल मून डे। फुल मून डे आपको कब देखने को मिलेगा, और फुल मून डे के अंदर होता है क्या, फुल मून डे के अंदर आपको पूरा चंद्रमा जो है दिखाई पड़ता है।
ये तब देखने को मिलेगा जब ये जो आपका पृथ्वी होगी यानी कि अर्थ होगी या आपके मून और सन के बीच में होगी। बाकी फेजेस आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि हमने फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर की यूनिट डिस्कस किए, ये जस्ट आपको यहाँ पे फिगर वाइज पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है आपके यहाँ न्यू मून डे और फुल मून डे से पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि जो फेजेस ऑफ मून है जिसमें अर्थ का जो रिलेटिव पोजीशन बताते हैं सन और मून के बीच में, यहाँ पे आपको इनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है ऑन अ फुल मून डे, जो फुल मून डे होता है उसमें जो अर्थ होता है, अर्थ कम बिटवीन द सन एंड द मून। अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि फुल मून डे के दिन, ये रहा आपका फुल मून डे जिसमें पूर्ण चंद्रमा आपका दिखाई पड़ता है, उसमें अर्थ जो होता है वे आपका मून और सन के बीच में आ जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही लग रही है। पहली स्टेटमेंट हमारी हो गई यहाँ पे करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है ऑन अ न्यू मून डे, यानी कि यहाँ पे अमावस्या जिसको आप कहते हैं, ये जो फुल मून डे होता है इसे आप यहाँ पे पूर्णिमा बोलते हैं, और जो न्यू मून डे होता है जिसको आप अमावस्या कहते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे चंद्रमा जो है वो आपका नहीं दिखाई पड़ेगा, उसमें मून जो होता है वो आपका अर्थ और सन के बीच में होता है। तो जरा देख लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका अमावस्या, ये रहा, और अमावस्या के दिन मून जो है आपका अर्थ और सन के बीच में है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे हो गई सही। तो दो स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ पे सही मिल गई। तीसरी स्टेटमेंट है ऑन अ फुल मून डे, यानी कि पूर्ण चंद्रमा के दिन आपको क्या देखने को मिलेगा कि मून जो है वो सन और यहाँ पे अर्थ के बीच में होता है, ये गलत है। और न्यू मून डे के बारे में क्या बता रखा है, द अर्थ इज बिटवीन सन एंड द मून। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि अर्थ जो है होता है वो बीच में आ जाता है, जबकि यहाँ पे मून जो होता है बीच में आता है। ये वाला सेकेंड वाला सेंटेंस का उल्टा लिखा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे है कि इन अ न्यू मून डे सन इज बिटवीन मून एंड अर्थ, यानी कि अमावस्या के दिन सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है। सूर्य जो है अपनी जगह पे है, हमारी पृथ्वी के आर पार जो है, मतलब चारों ओर मून जो है यानी कि चंद्रमा जो है वो घूम रहा है। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस भी गलत है। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि हम लोगों को सोलर इक्लिप्स से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और इससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसे आप सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हो। और देखिए सूर्य ग्रहण होता कब है और सूर्य ग्रहण आपको देखने को क्या कब मिलता है। सबसे पहले तो देखिए ये रही हमारी पृथ्वी, ये रहा हमारा सूर्य, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ हमारा सन। तो देखिए एक दिन ऐसा आता है जब ये जो मून होता है ये आपका किसके बीच में आ जाए, ये आपका सन और अर्थ के बीच में आ जाए। तो ये क्या करेगा कि जब मून जो है यानी कि चंद्रमा जो है वो आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो ये यहाँ पे क्या कर देता है, ये यहाँ पे इस एरिया को पूरा शैडो कर देता है, मतलब अंधेरा कर देता है। बीच में वो चीज़ आ गई, अगर दो चीज़ के बीच में आप आओगे तो पीछे वाली चीज़ में तो अंधेरा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और जो लूनर इक्लिप्स है ये कब देखने को मिलता है कि ऐसा एक दिन जिस दिन सन जो मून जो होगा वो बिल्कुल जस्ट पीछे होगा यहाँ पे अर्थ के, और सूर्य से इस पे अंधेरा आएगा। तो देखिए यहाँ पे फुल शैडो जो है आपका किस पे पड़ रहा है, मून पे पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों से सोलर इक्लिप्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यहाँ पे लूनर इक्लिप्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जरा देखते हैं असर्शन रीजन किस तरीके से था कि एक सोलर इक्लिप्स के दिन ये आपको कब देखने को मिलता है, यानी कि जो सूर्य ग्रहण है ये आपको कब देखने को मिलता है। ये आपको तब देखने को मिलता है जब मून जो होता है ये सन और अर्थ के बीच में आ जाए। जो मून होता है ये सन और अर्थ के बीच में आ जाए। असर्शन आपका सही है। अब कारण क्या दे रखा है, कारण यहाँ पे दे रखा है द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून। देखिए शैडो ऑफ अर्थ, अर्थ की शैडो कहाँ फॉल हो रही है, अर्थ की शैडो तो यहाँ पे आपको लूनर इक्लिप्स में दिख रही है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। अगले स्टेटमेंट में अगले रीजन में बोल रखा है मून कास्ट अ शैडो, यानी कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी में छाया देता है। तो जो चंद्रमा ये रहा ये आपका पृथ्वी में छाया दे रहा है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका असर्शन और रीजन 2 जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है।
अब मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ प्लैनेट से संबंधित लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए, अगर हम एक सौर परिवार की बात करें तो उसमें कुल आपको 8 ग्रह जो है, 8 प्लैनेट जो है देखने को मिलेंगे। जो शुरुआत के 4 होते हैं ये आपके इनर प्लैनेट होते हैं, और जो बाद के 4 होते हैं ये आपके आउटर प्लैनेट होते हैं, इनके डिस्टेंस के अनुसार। और जैसे जैसे आउटर प्लैनेट की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे उनका रेवोल्यूशन जो है वो आपका बढ़ता रहेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इनकी एक्सिस, यानी कि किस तरीके से ये रोटेशन दिखाते हैं, किस तरीके से ये घूर्णन दिखाते हैं, ये पूछ रखा है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है आउट ऑफ 8 प्लैनेट, यानी कि सौर परिवार के जो 8 ग्रह हैं उनमें से जो 6 ग्रह हैं वो आपका किस तरफ मूव करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती हैं। यानी कि कहाँ से कहाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक मरकरी, एक देख सकते हो आपका अर्थ, एक देख सकते हो मार्स। अब आपको पता चल जाएगा कि अर्थ कहाँ से कहाँ मूव करता है। अर्थ आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका हो गया जुपिटर, इसके अलावा सैटर्न, और साथ ही साथ यहाँ पे हो गया आपका नेपट्यून। ये ऐसे प्लैनेट हैं जो कि कहाँ मूव कर रहे हैं, ये आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ आपके घूम रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो आगे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम जाते हैं। ये आपके हो गया एक वीनस, इनके रोटेशन का डायरेक्शन आप देख सकते हैं। एक हो गया आपका यूरेनस, यानी कि यहाँ पे 4th जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट के साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बोल रखा है द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपेयर टू मूव ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो अगर आप स्टार्स को देखेंगे, यानी कि अगर आप यहाँ पे तारों को देखेंगे आकाश में, तो ये आपको पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है जी, असर्शन हम लोगों को ये दे रखा है। कारण हमें क्या दे रखा है, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने अभी बताया था कि अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट करता है, ये आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपका रोटेट करता है। तो मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें जो कारण दे रखा है वे आपका क्या है, वे आपका यहाँ पे सही है। तो देखिए, कारण जो है वो सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सही तरीके से व्याख्या कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमारे स्टार्स की जो मूवमेंट होती है, इनकी जो गति होती है वे किस पे निर्भर करती है, वह हमारे अर्थ के रोटेशन पे निर्भर करती है। और अगर हमारा अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, ये अगर आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करेगी तो तारे हमें ऐसा लगेगा कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। और ये इस बार आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपको टर्म्स पता होने चाहिए। इसके लिए मैं अलग से कोई यहाँ पे कंटेंट नहीं लेके आई, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको सारी चीज़ें अपने आप ही इसमें क्लियर हो जाएंगी। इसमें सारी चीज़ें काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से आपको दे रखी हैं, इनको हम रीड करेंगे तो ये हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ये जो मैच द फॉलोइंग दे रखा है, इसमें एक यहाँ तारा रूप दे रखा है, यानी कि एस्ट्रॉइड दे रखा है, एक यहाँ पे कॉम्बिट दे रखा है, एक उल्का पिंड यानी कि मेटेरॉइड दे रखा है, और एक यहाँ पे हम लोगों को आर्टिफिशियल सैटेलाइट दे रखे हैं। तो देखिए, मेटेरॉइड उल्का पिंड के बारे में तो आपने यहाँ पे सुना भी होगा कि ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये शूटिंग स्टार होते हैं। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अर्थ की तरफ कभी कभी आते हैं, जिससे हम विश भी मांगते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, इसका सी का हो जाएगा फर्स्ट। और सी का फर्स्ट जिस ऑप्शन में आपका दे रखा है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, तो बाकी ऑप्शंस को काट दीजिए। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एस्ट्रॉइड के बारे में सुना होगा। एस्ट्रॉइड के नाम के साथ एस्ट्रॉइड बेल्ट लगाते हैं हम। क्यों लगाते हैं बेल्ट? क्योंकि ये मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये आपके पाए जाते हैं, एक पूरी बेल्ट की तरह। तो यहाँ पे ए का क्या होगा, ए का यहाँ पे सेकंड करेक्ट होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। बट बाकी भी हम जरा देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, ये बेसिकली कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि हम लोगों के अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को अलग अलग तरीके के रेडिएशन मिल सके। तो यहाँ पे डी का थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। और जो कॉम्बिट होते हैं वे क्या होते हैं, ये एक तरीके से सेलेस्टियल बॉडी होती हैं
जिनमें आपको हेड और इस तरीके से टेल दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कॉम्बिट है इसका करेक्ट होगा फोर्थ। आई होप ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों के साथ बॉडी मूवमेंट का चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें टाइप्स ऑफ जॉइंट डिस्कस किए थे। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल रखा है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट होता है जो कि आपको पूरी तरीके से मल्टीपल मूवमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल भी मैंने आर्म्स एंड शोल्डर दिया था, तो ए का यहाँ पे फर्स्ट होना करेक्ट है। तो बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे कट जाते हैं। जो पिवोटल जॉइंट होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको गर्दन में देखने को मिलता है। हाइंड जॉइंट जो होता है ये आपको आपकी एल्बो में देखने को मिलेगा, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट जो है पॉसिबल करता है, मतलब आगे की तरफ आप मूव कर सकते हो पर पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते। फिक्स जॉइंट जो होते हैं ये आपके जबड़े में, जॉ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ए का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द टाइप ऑफ जॉइंट इन एल्बो ऑफ अवर फोर लिम्स अंडरगो सिमिलर मूवमेंट एज अ डोर। मैंने दरवाजे का एग्जाम्पल किसके साथ दिया था? दरवाजे का एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हाइंड जॉइंट के साथ दिया था कि यहाँ पे हमारी जो एल्बो होती है ये एक ही सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, जैसे कि हमारे हाइंड जॉइंट में होता है। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर भी है। यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि हाइंड जॉइंट का मूवमेंट क्या था, तो हाइंड जॉइंट का मूवमेंट क्या था? एल्बो वाला था। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सिंगल हैंडेड यहाँ हमसे पूछ लिया गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है ये आपका 2023 वाले पेपर से मैंने लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि किस पोजीशन में आपको स्प्रिंग में लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी, न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी। स्प्रिंग का केस है। तो देखिए स्प्रिंग को दो चीज़, एक ये होता है नॉर्मल स्प्रिंग, ठीक है जी, एक होता है आपका यहाँ पे जो इसे हम क्या कर रहे हैं, एक हम उसे खींच रहे हैं यानी कि पुल कर रहे हैं, और एक होता है उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं यानी कि कंप्रेस कर रहे हैं। तो देखिए जब आप उसे खींचोगे या उसे आप दबाओगे तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम कब होगी? जब वो आपका नॉर्मल स्टेट में होगा। यह भी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, यानी कि ना उसे आप कंप्रेस कर रहे हो ना उसे आप एक्सपैंड कर रहे हो, नॉर्मल ग्राउंड में छोड़ा हुआ है, तो उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे बॉडी मूवमेंट का एक मैच द फॉलोइंग दे रखा है, आराम से इसे यहाँ पे मैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि ये हम लोगों को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। हमारे जो मसल्स होते हैं वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। अगला है हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, एक ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जो कि हमारे स्केलेटन को बनाता है, वह क्या है? वह हमारी यहाँ पे बोन्स। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन नॉट बी बेंट, कौन सा ऐसा पार्ट होता है हमारे स्केलेटन का जो कि आपका कैन बी बेंट, यानी कि जो बेंट हो सकता है वह है कार्टिलेज, जो कि सॉफ्ट बोन कहलाते हैं। इसके अलावा जॉइंट जो कि हमारे चेस्ट बोन और बैक बोन को कवर करता है वे आपके होते हैं रिब केज। तो यहाँ पे अगर आप सभी कॉम्बिनेशन देखोगे तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और आज के सीरीज़ का कह सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है। अभी मैराथन सेशन आएंगे जिसमें मैं आप लोगों के साथ सभी टॉपिक को कंबाइन करूँगी, अभी बायो और केमिस्ट्री का। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है एक लाइटर और एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मास है यहाँ पे m1, एक ऑब्जेक्ट का मास है यहाँ पे m2। ये आपका लाइट है और ये आपका हैवी है, यानी कि एक हल्का है एक भारी है। और यहाँ पे बोल रखा है दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। तो देखिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर कैसे हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो देखिए मास तो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि मास ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। बट अब आपको देखना है यहाँ पे वेलोसिटी का फैक्टर। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मास तो आपका m1 का कम है पर m2 का मास ज़्यादा है, ये तो हम लोग कह सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी वो आपकी तब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी दोनों की जब वेलोसिटी पहले वाले की ज़्यादा हो।
सिंपल सी बात है, मास कम है तो वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये दोनों बराबर आ पाएंगे। अगर वेलोसिटी भी v2 की ज़्यादा होती तो मास भी ज़्यादा, वेलोसिटी भी ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है तो हम कहेंगे, क्योंकि मास तो हमें दिख रहा है कि m1 छोटा है m2 बड़ा है, तो मास में तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी का जो फैक्टर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो v1 होगा उसका आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, v2 की कम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो आपकी हैवियर ऑब्जेक्ट की है वो कम होगी लाइटर ऑब्जेक्ट से। इसी वजह से यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर है। अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर होती तो भी काइनेटिक एनर्जी आपकी v2 की ज़्यादा होती, क्योंकि मास ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, एक फैक्टर है फिजिकल फैक्टर, उसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती हैवियर ऑब्जेक्ट की तो काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। अगर दोनों के बराबर है तो हम कहेंगे जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।